हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। पॉलिटिकल साइंस हम लोग देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहा है, सत्ता के विकल्प केंद्रीकरण। तो एक में हमने यूरोपियन यूनियन को देखा और कल हमने सार्क के देशों को पढ़ा। जो सार्क कंट्री हैं हमने उनके विषय में पढ़ने का और जानने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सार्क आपको समझ आया कि नहीं आया। देखिए, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, मूल कितने थे, उसके बाद कैसे इसमें और बढ़ गए, ये हमको थोड़ा सा देखना है। चलिए देखकर बताइए। अब आपको जो ना क्लियर हो जाना चाहिए कि सार्क कैसे बना। बैंकॉक घोषणा के बाद तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बैंकॉक घोषणा किसके संगठन के बनाने के लिए महत्वपूर्ण रही, तो आपका आंसर क्लियर होना चाहिए। जो बैंकॉक घोषणा है वो आपका सार्क आसियान देशों को बनाने के लिए, इन सब देशों को के लिए इंपॉर्टेंट रही। ठीक है, समकालीन देश हमने देखे। पहले हमने जो है इसी में आपका जो है मंगोलिया, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, बुर्नोई, हंगनोई, दारुसलाम, फिलीपींस, मंडाओ, इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, माइक्रोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, मॉर्शल द्वीप, कोविड सेलेगन, इन सारे द्वीपों को हमने इसमें आपका एक एक करके आपका देख लिया। कैसे है, एक एक करके देख लिया और बात कर लिया। क्लियर है, ध्यान रहेगा यहां तक। कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, अब तक कोई डाउट किसी प्रकार का? ठीक है, एफटीए मंच कैसे बना, कैसे इन्होंने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया सारी कंट्रियों ने आपस में। ठीक, दक्षिणी पूर्व एशिया के जो देश हैं, ठीक, इन देशों को आपने देख लिया, इन पर हम लोगों ने बात की। आगे बढ़ जाएं, ध्यान रहेगा इतना। कोई डाउट, कोई क्वेरी? एफटीए किसे साइन किया गया? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के इन सारी चीजों को हम एक एक करके आपका देखने वाले कि भाई ये चीजें हुई कैसे हैं, क्या इनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग जो है इन चैप्टर को पढ़ने के बाद हम वापस यूरोपियन जो यूनियन है उसका रिवीजन करेंगे। तो चीन की ताकत आपने बढ़ती हुई देख ली। देखिए, अमूमन चीन का नाम आते ही जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर तगड़ होती है। चाइना का नाम आया तो सबसे पहले चाइना की दीवार दिखाई देती है। तो हम कहते चाइना देश, हम लोग सोचते हैं ना, अगर कोई चीज सोचते हैं तो उसकी क्या बनती है हमारे माइंड में? पिक्चर बनती है। जैसे नाम लिया चाइना, एकदम क्लिक आएगा, पिक्चर बनेगी, अरे चाइना, चाइना मतलब दीवार, दीवार मतलब दीवार के बाद चाइना को ड्रैगन। ये कैसे दिखाएगा? चाइना को हमेशा ड्रैगन की तरह मौका मिलता ही कैप्चर कर लेता है। क्लियर है? पहचानिए कि कार्टून में दिखाया गया एक छोटा सा आदमी कौन हो सकता है और वह ड्रैगन को रोक सकता है। अब एक छोटा सा आदमी है जो खड़ा है और बताइए कौन इसको रोक सकता है। क्लियर है? ये आपको यहां देखना चाहिए कि ये ड्रैगन क्या है। अब देखिए, चाइना की आर्थिक तो में नाटकीय सुधार हुआ। एक टाइम है जब चाइना में क्या है, एक नाटकीय सुधार हो रहा है, लेकिन वह हर किसी को वहां सुधार का लाभ नहीं मिला।
चीन में बेरोजगारी की बढ़ी दर, 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में। वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालत उन्हें खराब की। यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार पर लगे जैसे परिणाम सामने आए। गांव और शहर तथा आपके तटीय और मुख्य में भूमि में रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ने लगा। गांव के, शहर के, कोस्टल एरिया के जो लोग रह रहे हैं उनमें आपस में क्या बढ़ने लगा, एक फैसला जो है आर्थिक फासला बढ़ने। क्लियर है? और जब आर्थिक फासला बढ़ता है तो आप जानते हो किस तरह की चीजें होती हैं, किस तरह की चीजें आपकी बढ़ती हैं। ठीक, अब देखिए, हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन को एक जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनाकर उभरा। उन सब ने उसका लोहा मानने लगे। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहर की दुनिया से जुड़ाव और परस्पर निर्भरता अब की स्थिति बना दी गई। अब प्रत्येक व्यक्ति की साझेदारी पर चीन का जबरदस्त प्रभाव हो चुका था। यही कारण है कि जापान, अमेरिका और आसियान सभी व्यापारिक चीन से बाकी विवाद का भुगतान कर चुके हैं। उम्मीदवार जा रहे हैं जल्द ही चीन और ताइवान के मतभेद ही खत्म हो जाएंगे। इसकी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव दिया जाएगा और 1997 के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था में टकराव और चाइना के आर्थिक उभरेंगे। लालतानिया अमेरिकी और अफ्रीकी निवास में मदद और इसकी नीतियां बदलती हैं। विकास देशों के मामले में चीन एक नई विश्व रूप में उभरा है। कैसा है? एक विश्व रूप में उभरा है। क्लियर है? यह आपको देखना चाहिए कैसे है, विश्व रूप में उभरा है। माओ की लाल किताब, यूं ही पूंजीपति परस्त टाई, यानी कि लाल किताब है लेकिन पूंजी परस्त जो है रेड टाई है। तो आप इस एक्सप्लेन को आप समझ सकते हैं। आप इस बदलाव को, आप इन चीजों को पहले से ही आप अच्छे से देखेंगे और महसूस करेंगे। देख लिया आप लोगों ने? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, देख रहे हैं ना? तो यहाँ आपको माओ को दिखाया गया है कि माओ किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, या माओ है क्या, इसको आप समझ सकते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अध्याय की शुरुआत हम दिए गए चित्र की भांति उपयुक्त कार्टून से पहले चीन के रूप के बदलाव को इंगित करते हैं। कार्टून दूसरों में साइकिलों का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा साइकिल चीन के इस्तेमाल की जाती है। कार्टून में साइकिल का इस्तेमाल आज चीन के दोहरेपन को इंगित करता है। जैसे है दोहरेपन को, एक तरफ तो माओ की बात करते हैं और एक तरफ आप पूंजीवादी देश की यानी कि डॉलर की बात करते हैं। यह दोहरापन क्या है और इसमें क्या अंतर विरोध है, आपसी कुछ इंटरनल विरोध या चीजें कुछ कैसे हैं, ये हमको आपका देखना होगा। चीन के साथ भारत का संबंध, चीन के साथ भारत का संबंध, पश्चिमीवाद का उदय से पहले भारत और चीन एक महाशक्ति है। कैसा है? पश्चिमी उदय से पहले एशिया की एक महाशक्ति है। चीन ने आपस में इसके इलाकों पर काफी प्रभाव था। आसपास के छोटे देश प्रभुत्व मानकर कुछ नजराना देखकर चयन किया करते थे। चीनी राजवंश लंबे शासनकाल मंगोलिया, कोरिया, चीन के इलाके, तिब्बती और इसके अधीनस्थ माने जाते हैं। भारत में अनेक राजवंश और साम्राज्यों का प्रभाव उस राज्य के भारत और चीन का, किसका है? भारत और चीन का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये क्या था? आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत ने अपने प्रभाव क्षेत्र में मामले में कभी भी नहीं टकराए।
इसी कारण से दोनों के बीच राजनीतिक सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे से ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके। जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति विदेशी नीति विकसित कर पाने की मुश्किलें आई। कैसा है, एक दूसरे के साथ जब टकराए, चीजें करी, तो क्या हुआ, उनमें आपस में दिक्कतें आई। तो भारत चीन साम्राज्य की बात करते हैं। देखिए, जब भी थोड़ा हम बात करेंगे तो किसी देश में ज्यादातर जो चीजें हैं, जो देश का जो मॉडल अपनाते हैं अर्थव्यवस्था का, उसको लेकर भी लोगों के बीच एक अलग असमंजस है। कुछ लोग मार्क्सवादी को मानते हैं, साम्यवादी जो आपकी समाजवादी थ्योरी है, जैसे चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, रशिया हो गया। हालांकि चाइना में जो है वो आपके माओ थ्योरी चलती है। भारत में हम लोग क्या चलाते हैं, हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यूएस में आप जाओगे तो वहाँ कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, क्लियर है, जहाँ की वस्तुएं बाजार के हिसाब से तय होती हैं उनकी कीमतें। तो ये विरोधाभास के कारण आपको महसूस भी होगा, ये क्यों है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, चलिए इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं। चलिए, देख लिया यहां तक, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का। अंग्रेजी राज से भारत में आजाद होने से चीन और विदेशी शक्तियों को निकलकर बाहर करने के बाद उम्मीद जगाई गई कि दोनों मुल्कों को एक साथ विकासशील देश और खास तौर पर एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। कैसा हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई, ये जो आपका नारा था बड़ा फेमस रहा कि भारत और चीन आपस में मिलकर अपने सहयोग और समन्वय के साथ एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे और बौद्ध की संस्कृति को हम साझे रूप से आगे बढ़ाएंगे। सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आजादी के तत्काल 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा की बस्ती बनाने को फैसला लेकर दोनों देश के बीच संबंध एकदम गड़बड़ा गया। पहले जब साथ आए भारत चीन भाई भाई, और आपको पता होगा जब चाइना भारत से पहले आजाद हुआ तो भारत ने चाइना को ऑफिशियल देश स्वीकार किया था, यानी कि सबसे पहले कोई देश नहीं मानने वाला चाइना को, भारत ने ही कहा कि भैया चाइना एक देश है, हम इस चीज के एक्सेप्ट करते हैं, क्लियर है। भारत और चीन दोनों आपस में अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन को क्षेत्र को लेकर प्रतिस्पर्धा का दावा को चलते 1900 में लड़ पड़े। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी। भारत चीन संबंधों का दीर्घकालिक असर हुआ और 1976 में दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त रहे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों ने संबंधों में सुधार शुरू हुए। 1970 के दशक में उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति भी कुछ अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे होती गई और चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामले को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं और संख्याएं भी शुरू हुई। बहुत सारी वार्ता चली, ट्रेड वार्ता चली, कल्चरल टेक्निकल ट्रांसफर, ट्रेड को लेकर ये सारी चीजें आपस में इन्होंने बात की। भाई हम लोग क्या करेंगे, ये सारे आपस में चीजों को देखेंगे, सुलझाने का प्रयास करेंगे अगर मुद्दे सुलझते हैं तो। देख लिया, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इसके संबंधों का परिमाण राजनीति नहीं थी, आर्थिक पहलू भी। खुद को विश्व शांति से उभरती शक्ति मानते हैं। दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में एशिया में महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाने चाहेंगे। क्या हो गए जो महत्वपूर्ण भूमिका। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन द्वारा करने में भारत संबंधों को सुधारने का प्रयास को और आपका बढ़ावा दिया गया। इसके बाद दोनों देशों ने
टकराव टालने और सीमा शांति और यथार्थ स्थिति बनाए रखने के लिए उपायों का सुधार किया। दोनों देशों ने संस्कृति आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा की पोस्टों खोलने का समझौता भी किया। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार में 30% सालाना दर बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, 30% के हिसाब से भारत और चाइना का जो ट्रेड है वो आपका आगे बढ़ने लगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत और चाइना का जो ट्रेड है वो आगे बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंध की नई गर्मजोशी आई। चीन और भारत के संबंध 1992 में 33 करोड़ 88 लाख डॉलर आपका द्विपक्षीय व्यापार, यानी कि एक देश और दूसरे देश जब दोनों आपस में व्यापार करते हैं, कुछ ये इधर से आयात निर्यात करते हैं, कुछ उधर से वो आयात निर्यात करते हैं, तो इसी को बोलते हैं द्विपक्षीय व्यापार। 2017 में ये है 84 अरब डॉलर पहुंच गया, यानी कि निरंतर बढ़ता रहा। ठीक, दोनों देश में ऐसे मामले भी सहयोग करने से थे राजी हुए जिसमें दोनों के बीच मतभेद पैदा हो सका। विदेशों में कर्जा सौदा हासिल करने का मसला, वैश्विक धरातल पर भारत और चीन और विश्व में संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सारी चीजें क्या हुई, इसमें हावी हुई। ठीक, ये आपको देखना पड़ेगा। तो भारत और चीन ने कैसे एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित किया, धीरे धीरे कैसे वो आपका बढ़ते चले गए, ये आपको देखना चाहिए। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखने का, जानने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए देखें, यहां तक समझ आया आपको कि चाइना और भारत के बीच कैसे व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। अब नेताओं की अधिकार पर अधिकारी में अक्सर दिल्ली और बीजिंग के दौरे किए। कह रहे जो आपके नेता थे और अधिकारियों ने दिल्ली और बीजिंग के दौरे किए। बीजिंग में कौन गए होंगे, भारत के अधिकारी, दिल्ली कौन आए होंगे, चाइना के अधिकारी। इससे एक दूसरे के ज्यादा करीब स्कोप आपके समझने लगे। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समानता, आर्थिक एक जैसा संबंध, वैश्विक सरोकार के कारण भारत और चीन के बीच का संबंध ज्यादा सकारात्मक और मजबूत बनने की मदद मिली। क्या हुआ, एक दूसरे को मजबूती, सारूकार इस रूप में देखने को मिला। हाल ही के वर्षों में संबंधों में गिरावट आई। सीमा चीन विवाद, आर्थिक गलियारे और संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवादी विरोधी प्रस्ताव के विरुद्ध चाइना द्वारा पाकिस्तान में आर्थिक लेन देन और समर्थन का आपने देखा। क्या हुआ कि भैया इन सब चीजों से हमको ऐसे ऐसी चीजें इसमें दिखाई देने लग गई। क्लियर है, ये आप देखिए। के संबंध के बीच एक जैसी चुनौती पाए। 1998 में भारत परमाणु हथियार परीक्षण के कुछ लोगों ने चीन के खतरे को मद्देनजर उचित ठहराया, लेकिन इन्हें भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। सच में पाकिस्तान ने परमाणु हथियार कार्यक्रम के चीन को मददगार माना जाता है। कह रहे कि सच तो यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन को मददगार, तो पाकिस्तान में जो आपका परमाणु बने हैं उसमें चाइना का बड़ा योगदान। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच सैनिक संबंधों के खिलाफ दक्षिणी एशिया में भारत के हित के खिलाफ ही माना जाता है। चाहे आपका बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, जब भी भारत के फ्रंट में आए तो इन्हें बैकडोर से चाइना ने इनको सपोर्ट किया। आपकी इनकी हमेशा मदद की है भारत के विपक्ष में। किसने? चीन ने। तो चीन क्या है, एक आपका ड्रैगन, मित्र बताएगा और मौका मिलते ही डस लेगा। दक्षिणी एशिया में भारतीय हित के मुकाबले माना जाता है कि इस पर कोई ज्यादा मुद्दे के मुकाबले टकराव लायक नहीं है। इस बात का एक प्रमाण यह भी है कि चीजों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य तौर पर सहयोग और कार्यक्रम जारी रहेंगे। भारत और चीन और भारत कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ आपके सब जगह जारी रहेगा, भारत और चीन। ठीक, तो सैन्य स्तर पर हर तरीके से काम और सहयोग के लिए इन दोनों ने एक दूसरे की मदद की, बात करने के मामले की बात कही।
क्लियर है कि भाई हम क्या रहेंगे, एक दूसरे के मददगार के रूप में हमेशा। देखिए आगे बढ़े। जापान, सोनी और पैनासोनिक, कुनैन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, मजीदा, ये आपने कुछ कंपनियों के नाम सुने होंगे, टोयोटा, होंडा, मजीदा, प्रसिद्ध जापानी ब्रांड के नाम आपने जरूर सुने होंगे। ये कैसे हैं? सब जापानीज ब्रांड है। उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनने के लिए इन्हें मशहूर है। जर्मन के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वह ज्यादातर कच्चा माल आयात यानी कि बाहर से मंगवाता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था। जापान में 1964 की आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का सदस्य बना। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था है, यानी कि पहली यूएस, चाइना और चीन और जापान और भारत, चौथी भारत। एशिया देशों में अकेला जापान जी समूह का देश में शामिल है। एशिया का अकेला जी एक ग्रुप है टॉप 7 कंट्री में, उनमें अकेला जापान को शामिल किया गया है। ठीक, आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का 11वां स्थान है। परमाणु विश्व के झेलने वाला एकमात्र देश है जिनने परमाणु को झेला है। यूएस ने, आप देखते, हिरोशिमा नागासाकी में अटैक किया था। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा बड़ा देश है, पहला यूएसए। 1951 के में जापान के साथ आंतरिक गठबंधन हुआ। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने में बल का प्रयोग और धमकी से काम करने के तरीके में जापान हमेशा के लिए त्याग करेगा। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1% है, यानी कि टोटल भी अपनी जीडीपी का 1% पार्ट कहां यूज करता है? केवल अपना डिफेंस में। फिर भी सैन्य के लिहाज से विश्व में जापान 7वें नंबर पर है। 7 में टॉप 10 में उसकी मजबूत सेना की गिनती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुमान वैकल्पिक शक्ति के रूप में प्रभावकारी है। हालांकि दिनों में उच्च बैठक हस्ताक्षर की हैं और उनसे पता चला है। ये तो स्थिति थी जापान। अब बात करेंगे हम कोरिया, दक्षिण कोरिया। क्लियर है? रिपब्लिकन कोरिया प्रायद्वीप द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कोरिया रिपब्लिकन ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया यानी कि डेमोक्रेटिक ऑफ पीपल रिपब्लिकन ने 38वें समांतर को विभाजित किया। जो 38 डिग्री समांतर रेखा बहती है, क्लियर है, कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। ये एक दूसरे को डिवाइड करती है। ठीक शीत युद्ध के काल 17 दिसंबर 1991 को यूएनओ ने कोरिया यूएन का मेंबर बना। इसके बीच कोरिया जापान एशिया के रूप में उभरा। 1960 के दशक से 1980 के बीच में आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास किया। हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है, संगीन विकास के संकेत है। दक्षिणी कोरिया 1996 में OCDI का सदस्य बना। 2017 में अर्थव्यवस्था की दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य खर्च का इसका 10वां स्थान है। 10th नंबर पर आता है अब भी। मानव विकास 2016 के अनुसार कोरिया में SDI रैंकिंग 18 थी। इसके उच्च मानव विकास के लिए जोखिम और भूमि सफलता, ग्रामीण मानव संसाधन, न्याय की तीव्रता शामिल है। बहुत सारे ऐसे आर्थिक कारक और पहलुओं को उसमें रखा गया है। एक निर्यात मुखी अर्थव्यवस्था है, ध्यान दीजिए कैसा है, एक्सपोर्ट बेसिक इकोनॉमी है और इन सब चीजों को हमने देखा है। सैमसंग, LG, हुंडई, 3 कंपनी के नाम सुनोगे, सैमसंग, LG और हुंडई। ये सारे क्या है? कोरियाई ब्रांड है और भारत में प्रसिद्ध है। सैमसंग, LG, हुंडई कोरिया भारत के समझौते व्यापार संबंधित करे गए हैं। तो सैमसंग, LG और हुंडई का है दक्षिणी कोरिया की
और उधर सोनी, पैनासोनिक, कुनेस, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और मजादा, ये कहाँ की है? ये जापान की कंपनी। चलिए, तो काफी कुछ पढ़ा, चैप्टर भी आपका पूरा मेरे पैर से समाप्त हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।